जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव एस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में इंडिया इन द 18th सेंचुरी को डिस्कस करेंगे, जहां से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो 2013 से 25 तक कंटिन्यूअस यहां से क्वेश्चंस पूछे। एवरी ईयर यहां से क्वेश्चन आया हुआ है 24-25। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। साथ में हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस थीम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और उनके जो माइक्रो थीम्स है जहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर सकता है, उन वहां से हम लोग न्यू क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पीवाईक्यू और न्यू जो क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। इससे बेनिफिट ये है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑल सब्जेक्ट्स का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये आपको डबल बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एज ए सपोर्ट। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है यहाँ से कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। 2025 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। ये फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो ये जो ऑप्शंस दिए इसमें है कि कितने जो फ्रूट्स हैं, तीन फ्रूट्स में से कितने पुर्तगालियों द्वारा 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन ऑफ द एबव। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका है बेसिकली कि पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा, ये तीनों पोर्तुगीज के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। आंसर आपका सी होगा। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यदि बात करें तो ये जो फ्रूट्स है उनको न्यू वर्ल्ड फ्रूट्स कहा गया है। सो जो पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, सैपोडिला और गुआवा, ये जो इनका जो नेटिव प्लेस है ट्रॉपिकल अमेरिका है। ट्रॉपिकल अमेरिका वहां से जो पुर्तगीज थे वो एशिया और अफ्रीका में लेकर के आए थे। साथ में पुर्तगीज ने और कोलंबियन एक्सचेंज और जो न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स है उनको भी लेकर आए थे। और ये हुआ था बेसिकली ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं जहां से आगे आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो पोर्तुगीज फिगर इन इंडिया की बात करें तो वास्को डी गामा से शुरू करते हैं। तो वास्को डी गामा बेसिकली इंडिया में आया था 1498 में और उसको बेसिकली गाइड किया था अब्दुल माजिद नाम का जो गुजराती पायलट था, उसके द्वारा उनको गाइड किया गया था। पहुंचा था कालीकट या कोझिकोड में और वहां पे जो फ्रेंडली उनको रिसीव किया गया था जमोरिन के द्वारा किया गया था, जो उसमें कालीकट का रूलर था। इसने क्या किया, वास्को डी गामा ने पेपर ट्रेड से बहुत ज्यादा ह्यूज बेनिफिट कमाया था। फिर चला गया वापस, ये 1501 में आया था और यहाँ पर इसने कन्नौर में पोर्तुगीज ट्रेडिंग फैक्ट्री का स्थापना किया। इसने एक और काम किया था कि जो इसने डायरेक्ट सी रूट का मतलब ओपन किया था। डायरेक्ट सी रूट ओपन किया था यूरोप और इंडिया के बीच में। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। फिर पेड्रो एल्वरेज कैब्रल की बात करें तो ये इंडिया में आया था 1500 में और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था स्पाइस का ट्रेड करना। स्पाइस ट्रेड था। इसने 1500 में, सितंबर 1500 में एक पोर्तुगीज फैक्ट्री कालीकट में स्थापना की है इसका। और इसी के टाइम पे पुर्तगीज जो फैक्ट्री कालीकट पे अटैक हुआ था और यहाँ पर सेवरल पुर्तगीज मारे गए थे। इसके रिटेलिएशन में इसने क्या किया कि जो अरब मर्चेंट शिप्स है उसको सीज कर लिया, कन्फिस्केट देयर कार्गो, और शिप को बर्न कर दिया और जिससे काफी हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ हुआ था। इसने कालीकट पे बम्बार्डमेंट किया और लेटर फिर इसने बाद में अपना डिप्लोमेटिक अप्रोच को इसने अपनाया और इसने सक्सेसफुल निगोशिएशन किया जो लोकल रूलर्स थे कोचिन और कैनर उनके साथ इसने अपना ट्रीटी साइन किया। फिर बात करें यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडो के बारे में। कहते फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया का बना था 1505 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो पोर्तुगीज पावर है उसको कंसोलिडेट करना है इंडिया में और मुस्लिम जो ट्रेड डोमिनेंस उसको डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा कैप्चर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो थे एडेन, ऑर्मुज और मलक्का, उनको कैप्चर करना था। एडवाइस टू बिल्ड फोर्ट्रेस एट द अंजाडीवा, कोचिन, कन्नौर और पिलावा।
इसने काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस किया जमूरिन ऑफ कालिकट से, और जो मैमलिक सुल्तान ऑफ इजिप्ट का था उससे। फिर इसने क्या किया कि 1507 में पुर्तगीज स्क्वाड्रन ने डिफीट बाय द इजिप्टियन एंड गुजराती नेवीज के द्वारा, जो पुर्तगीज स्क्वाड्रन थे वो हार गए थे। यहाँ पर जो अल्मीडा का जो सन था वो मारा गया था नेवल डिफीट में। फिर 1508 में अल्मीडा ने रिवेंज लिया और इसने इजिप्टियन और जो गुजरात फ्लीट्स थे उनको क्रश कर दिया। इसने एक काफी फेमस है ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है, और इसका एम था बेसिकली कि जो इंडियन ओशियन है वहां पे पुर्तगीज को मास्टर बनाना था। ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की बात करें यहाँ पर, तो इसने जो था गवर्नर ऑफ पुर्तगीज ऑफ इंडिया का बना था, उसको उसके बाद ये बना था। ठीक है। अल्मीडा के बाद फिर इसने इसको क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट कहा जाता है। और इसने जो पॉलिसी था, पुर्तगीज पॉलिसी था, उसको क्या किया था, नेवल डोमिनेंस से शिफ्ट करके टेरिटोरियल कंट्रोल पे लाया था। इसने पुर्तगीज बेसिस का स्थापना किया और मुझ में मालाबार कोस्ट में मलक्का और रेड सी रीजन्स में इसने वेरी इंपॉर्टेंट परमिट सिस्टम फॉर शिप को इंट्रोड्यूस किया, जिस जो ट्रेड रेगुलेशन के लिए था। इसने गोवा को कैप्चर किया 1510 में फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। फिर उस समय जो गोवा था वो फर्स्ट यूरोपियन टेरिटरी इन इंडिया बना सिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट, और कैपिटल बना पुर्तगीज इंडिया का। इसने न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जैसे कि टोबैको, कैश्यू नट, और इसने जो कोकोनट प्लांटेशन वैरायटी था उसको इम्प्रूव किया था। फिर इसने सेवरल ऑफ मुस्लिम्स का वो लेड सेवरल प्रोसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम एज ए पार्ट ऑफ पुर्तगीज रिलीजियस पॉलिसी। इसने सती को एबोलिश किया। इंकरेज पुर्तगीज जो मैन थे उनको इंकरेज किया कि जो लोकल विमेन्स हैं उनसे शादी करने के लिए। इसने पुर्तगीज सेटलर बिकम लैंडलॉर्ड इन गोवा और नॉर्थ प्रोविंस में वो बने। इसने न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर लिनो डा कुन्हा की, तो इसने बेसिकली क्या अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया इन 1529 1529 में हुआ। इस शिफ्ट किया अपना जो हेड क्वार्टर था उसको कोचीन से गोवा शिफ्ट किया 1530 में। 1534 में बहादुर शाह जो गुजरात का था उसने पुर्तगीज को हेल्प किया अगेंस्ट हुमायूं। उसके रिटर्न में जो बहादुर शाह थे से इसने क्या था, सीडेड बेसिन एंड इट्स डिपेंडेंसी और प्रोमिस पुर्तगीज पेस एट द द्वीप। रिलेशंस डिटेरियोरेटेड आफ्टर हुमायूं विथड्रॉन फ्रॉम द गुजरात इन 1536, और फिर कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड बिटवीन द पुर्तगीज एंड लोकल इनहेबिटेंट्स के बीच में हुआ। बहादुर शाह अटेम्प्टेड बिल्ड पार्टीशन वॉल बनाने के लिए उसने अटेम्प्ट किया, लीडिंग टू द नेगोशिएशन। 1537 में बहादुर शाह को पुर्तगीज सीट पे इनवाइट किया गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। डा कुन्हा का बेसिकली एम था कि पुर्तगीज जो इन्फ्लुएंस है बंगाल में उसको एक्सपैंड करना है, और सेटल पुर्तगीज नेशन एट हुगली बिकम्स देयर हेडक्वार्टर। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगीज रूल इंडिया का, यहाँ से भी आपको यूपीएससी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि इसका रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या था। कि पुर्तगीज का प्रोपेगेंडा था बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी है लॉन्ग मालाबार और कोंकण कोस्ट में उसको प्रोपेगेट करना था। और मिशनरीज लाइक फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस जेवियर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल किया, निभाया था कन्वर्सन एफर्ट में। 1540 में जो गोवा के में मेनी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया। क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो एस्टेब्लिश किए गए, और बेसिकली था कि यहाँ पे जो एजुकेशन को नेटिव लैंग्वेज में प्रमोट करना था और रिलीजियस चेंजेस लाने में काफी हेल्पफुल। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो पोर्तुगीज मिशनरी और स्कॉलर्स ने इंडियन जो कल्चर है उस पर काफी रिसर्च किया था, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री पे, इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पे और क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया, बेसिक एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ बाइबल इनटू लोकल लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेशन कराया, लाइक कन्नड़ा और मलयालम में, जो बेसिकली लिटरेसी और नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए और रिलीजियस जो रीजनल कल्चर्स है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसमें एग्रीकल्चर एंड क्यूलिनरी जो इन्फ्लुएंसेस है, इसमें पुर्तगीज ने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और फ्रूट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, पाइन एप्पल हो गया, कैश्यू नट्स हो गया। ठीक है। फिर नेवी एंड सी ट्रेड्स, पुर्तगीज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल पावर,
ठीक है, इन कंट्रोलिंग द सी ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका, विच हैड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ मैरिटाइम कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यूपीएससी ने हटा दिया। फिर 23 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडाइवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्टुगीज। ठीक है, मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित शासकों में से किसने जो दीव को पुर्तगाल के हवाले कर दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। अहमद शाह ने, मोहम्मद बेगड़ा हो गया, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह, ये चार ऑप्शन है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पर सी, बहादुर शाह। सी है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो मेडाइवल गुजरात का रूलर था, और इसने हैंड ओवर किया था दीव को तो पोर्तुगीज के हवाले। और इसने दिस एग्रीमेंट वाज रीच्ड थ्रू द ट्रीटी ऑफ बेसिन, 1534 में ट्रीटी ऑफ बेसिन के थ्रू इसने दीव को हैंड ओवर किया था, जहां पर बहादुर शाह ने अलाउ किया था कि पुर्तगीज टू फोर्ट इन दीव में अपना फोर्ट बना सकते हैं। और दिस स्टेप वाज टेकन एज एन अटेम्प्ट टू टेक हेल्प द पुर्तगीज अगेंस्ट द मुगल। फिर डिटेल्स में अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब ये माइक्रो थीम्स हो गए, जैसे कि यहाँ से चार क्वेश्चन, मतलब चार ऑप्शन है आपका, अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। तो यहाँ से हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए चारों को हम लोग करके देखते हैं। फर्स्ट गुजरात सल्तनत देखते हैं यहाँ पे। तो अहमद शाह के बारे में, तो 1411 से 1443 तक का था। फाउंडर एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुजरात सल्तनत का था। इसने डिक्लेयर इंडिपेंडेंस किया फ्रॉम दिल्ली सल्तनत 1411 में। और एक ग्रांड सन था मुजफ्फर शाह का। इन्होंने अहमदाबाद को फाउंड किया 1411 में। इसने अपना जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया पाटन से अहमदाबाद, अहिलवाड़ा से। इसका जो फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग इसका था। सप्रेस रिवेलियंस ऑफ लोकल चिफ्स एंड नोबल्स को उसने सप्रेस किया था। अर्बन डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर को इसने प्रमोट किया था। लेट ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन ऑफ द सल्तनत का। मोहम्मद बेगड़ा के बारे में बात करें यहाँ पर, तो मोहम्मद बेगड़ा या मोहम्मद शाह इसको मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल रूलर रहा है गुजरात सल्तनत का। इसका जो रेट इज कंसिडर द गोल्डन एज ऑफ द सल्तनत। इसने टाइटल अर्न किया बेगड़ा का, जिसका मतलब होता है कंकरर ऑफ टू फोर्ट्स। इसने कंकर किया गिरनार फोर्ट्स जो जूनागढ़ का, और चंपानेर फोर्ट्स को डेवलप किया। चंपानेर एज ए इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी। स्ट्रेंथ था इसका मैरीटाइम ट्रेड विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ। गुजरात इमर्ज वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन इन इंडिया। इसके टाइम पे मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था इसका, और नॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बहादुर शाह के बारे में। तो बहादुर शाह ने कांस्टेंट थ्रेट्स फेस किया है मुगल एम्परर हुमायूं के द्वारा, और इसने टू काउंटर द मुगल्स साउट सपोर्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज के हेल्प से मुगल्स को काउंटर किया। ट्रीटी साइन किया था 1535 में पोर्तुगीज के साथ में, और हैंड ओवर दीव को किया। ठीक है, पोर्तुगीज के हाथों। पोर्तुगीज ग्रेजुअली इंक्रीज देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहे थे, और पुर्तगीज के द्वारा ही ये मारा गया 1537 में ड्यूरिंग नेगोशिएशन, और उसका डेथ मार्क्ड था बिगिनिंग ऑफ द रैपिड डिक्लाइन ऑफ द गुजरात सल्तनत। मोहम्मद शाह थर्ड के बारे में बात करें तो लास्ट इफेक्टिव रूलर था गुजरात का। इसने और एंड मार्क्ड बाय द वीक एडमिनिस्ट्रेशन था इसका, फैक्शनलिज्म अमंग नोबल्स एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था। अनेबल टू रेसिस्ट मुगल एक्सपेंशन को रेसिस्ट करने में सक्षम नहीं था। अकबर ने इन्वेड किया गुजरात को इसके टाइम पे, और गुजरात एनेक्स्ड मुगल के द्वारा हुआ था 1573 में, और इसी के साथ ही गुजरात जो सल्तनत का इंडिपेंडेंस खत्म हो गया, और ये मुगल के कंट्रोल में आ गया, वेस्टर्न ओवर द वेस्टर्न पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है कि बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है, बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हो गया, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हो गया। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पर डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। So, Charter Act of 1333 was the final step towards the centralized British administration in India. ठीक है,
सेंट्रलाइज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का एक फाइनल स्टेप था। एक तो डेजिग्नेटेड एज जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और अथॉरिटी दिया गया ओवर द ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। पाइवोटल चेंज सेंट्रलाइज बोथ फ्रॉम सिविल एंड मिलिट्री पावर्स एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना अंडर दिस एक्ट। डिटेल में देखते हैं बाकी जो ऑप्शंस में थे चारों एक्ट्स। सो फर्स्ट था यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका बैकग्राउंड क्या था कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे काफी करप्ट हो गए थे, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ कंपनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस इन इंडिया। ये तीन इसके रीजंस थे। मेजर प्रोविजंस इसके टाइम पे हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, वन एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई जिसमें 4 मेंबर्स थे और एक गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास को सबऑर्डिनेट बनाया गया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को सबऑर्डिनेट्स बनाया गया बंगाल का, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया 1774 में इन कलकत्ता। प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम द किस किस चीज के लिए बैन किया गया, तो जो प्राइवेट ट्रेड्स था उसको बैन कर दिया गया और ब्राइब्स लेने के लिए उनको बैन कर दिया गया। सिग्निफिकेंस इसका रहा कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी रूल हुआ और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में शुरू हुआ। लिमिटेशंस क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे इसको कोई वीटो पावर नहीं दिया गया और कन्फ्लिक्ट लगातार कन्फ्लिक्ट रहा गवर्नर जनरल और काउंसिल्स के बीच में, हम सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी ऑफिसर्स के बीच में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें यहाँ पर तो इसका बैकग्राउंड था कि इन एक्ट टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए किया गया था और इंट्रोड्यूस्ड बाय द विलियम पिट द यंगर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। मेजर प्रोविजंस थे इसमें और ड्यूअल गवर्नमेंट की बात की गई इन इंडिया में। फर्स्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कॉमर्शियल फंक्शंस देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स को शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल अथॉरिटी एक्सटेंड किया गया था और जो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को सबऑर्डिनेट बनाया गया। ठीक है, बंगाल का सबऑर्डिनेट बनाया गया इन द वॉर एंड डिप्लोमेसी। सिग्निफिकेंस ये था इनका कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी जो था रिड्यूस टू अ सबऑर्डिनेट रोल्स। नेक्स्ट जो आपका एक्ट चार्टर एक्ट 1773 का है, इसमें इसका जो बैकग्राउंड था कि रिन्यूअल ऑफ कंपनी चार्टर को 20 साल आफ्टर 20 इयर्स और पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेजर प्रोविंसेस ये था यहाँ पर। मेजर प्रोविजंस था कि कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली को कंटिन्यूड किया गया। गवर्नर जनरल एम्पावर टू द ओवर राइट, जो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि जो काउंसिल्स का डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकता है। सैलरी ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स को इंडियन के रेवेन्यू से पे करना था। कंपनी सर्वेंट्स अलाउ प्राइवेट ट्रेड्स एक्सेप्ट टी, और गवर्नर जनरल ग्रांट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दिया गया। सिग्निफिकेंस था कि एक स्ट्रेंथन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया और कंसोलिडेट ब्रिटिश रूल। लिमिटेशंस नो लिमिटेशन नो मेजर रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइम पे कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था। एक्ट ऑफ 1833 की बात करें तो मार्क्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश गवर्नेंस ऑफ इंडिया, पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक के समय में पास किया गया। इसने एंड किया जो कंपनी का जो कॉमर्शियल फंक्शंस था उसको कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया। कंपनी अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बिकम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इसने लॉ मेंबर को क्रिएट किया इन गवर्नर जनरल काउंसिल में। सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर को रखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। ओपन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस के लिए इन द थ्योरी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसका सिग्निफिकेंस था कि फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम इन इंडिया। सो एक चीज कुछ की पॉइंट्स थे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, एलेक्जेंडर
री, A. H. Longhurst, Robert Sewell, and James Burgess, Walter Elliot were associated with। 2023 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है कि क्या थे। तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन में इनका से जुड़े थे, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल रूल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया। सो ये जो थे लोग थे, किससे जुड़े थे? पुरातात्विक उत्खनन से, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से, रियासतों में चर्चों की स्थापना से, या फिर औपनिवेशिक भारत में रेलवे का निर्माण से। बताइए, आंसर है यहाँ पर ए। आंसर है यहाँ पे ए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। ठीक है, यहाँ पर देखें पांचों के बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंडर री थे आर्कियोलॉजिस्ट, थे नॉन फॉर एक्सकेवेशन ऑफ एट तक्षशिला और अमरावती में इनका काफी रोल रहा है। ए एच लॉन्गहर्स्ट एक्सपर्ट थे इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के, और इन्हें ऑथर किया था की टेक्स्ट से। रॉबर्ट सीवेल, रॉबर्ट सीवेल हिस्ट्रियन थे विजयनगर एम्पायर के, और रोट इन्होंने लिखा था फॉरगेटन एम्पायर। जेम्स बर्गिस, इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट और एपिग्राफिस्ट थे जो रिकॉर्ड किया इंडियन मॉन्यूमेंट्स के का। एंड वाल्टर एलियट एक्सकेवेट किया था उन्होंने तमिलनाडु साइड्स का, और कंट्रीब्यूट टू द साउथ इंडियन हिस्ट्री में काफी इनका कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। तो डचों ने अपने कारखाने गोदाम पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा देव ने दी गई भूमि पर स्थापित किया था। सेकेंड है कि अल्फोंसो डे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। तो अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा किया। थर्ड है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के भूखंड पर एक कारखाना स्थापित किया। तो तीन ऑप्शन, मतलब तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। सो क्या होगा आंसर बताइए? आंसर है यहाँ पर आपका बी, 2 और 3। ठीक है, देखते हैं क्यों है। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि डच सेटअप देयर फर्स्ट जो फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में इन 1606 में, आफ्टर द गजपति रूलर एंडेड। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर सुल्तान से 1510 में। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि विजयनगर नायक धर्म वेंकट वेंकटड्री ग्रांटेड लैंड इन द चेन्नई फॉर अ ब्रिटिश सेटलमेंट। ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। बाकी ये तो हो गया, लेकिन इसके माइक्रो थीम्स से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 26 में। तो गजपति रूलर्स देखते हैं हम लोग, बीजापुर सल्तनत के बारे में देखते हैं, और विजयनगर एम्पायर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या है। बाकी इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कुछ फ्रेम किए हैं, वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सो गजपति रूलर्स बेसिकली उड़ीसा में थे। ठीक है, तो गजपति डायनेस्टी जो रूल हुआ था उड़ीसा एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन द लेट मिडाइवल पीरियड में हुआ था। ठीक है, और इमर्ज आफ्टर द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बाद हुआ था। कैपिटल इनका कटक था। गजपति की मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जिसको सिंबलाइज किया जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ के द्वारा। इंपॉर्टेंट गजपति जो रूलर्स थे, जैसे कपिलेंद्र देव है, कपिल 1434 से लेकर 1467 तक फाउंडर थे गजपति डायनेस्टी के। ओवर थ्रू द ईस्टर्न गंगा रूलर्स बिल्ड पावरफुल एम्पायर बनाया इन्होंने, एक्सटेंड किया गंगा रिवर्स को नॉर्थ में और कावेरी रिवर साउथ में। कंडक्ट सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन्होंने अगेंस्ट बंगाल सुल्तनत और विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में किया था। और पैटर्न थे हिंदू टेम्पल्स और वैष्णव संरक्षण इन्होंने किया था। फिर पुरुषोत्तम देवा की बात करें तो ये कपिलेंद्र देवा के सन थे। इन्होंने कंटिन्यू एक्सपेंशन जो पॉलिसी था उनको कंटिन्यू किया। फेमस फॉर द कांची एक्सपेडिशन, और लेजेंड में शादी हुआ था कांची प्रिंसेस के साथ इनका, और इनका जो स्टैंडर्ड था एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेम्पल पैट्रोनेज। फिर प्रताप रुद्र देवा की बात करें 1497 से 1540 तक के बीच में थे। लास्ट ग्रेट गजपति रूलर्स थे। फर्स्ट इन्वेजन
किया इन्होंने। जो विजयनगर रूलर थे कृष्णदेवराय, और बंगाल सल्तनत से इन्होंने फेस किया था काफी इन्वेजन्स को। अल्टीमेटली लॉस्ट टेरिटरी टू विजयनगर के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी टेरिटरी को लॉस्ट कर दिया, पैट्रोनाइज्ड चैतन्य महाप्रभु, और abdicated throne and embraced the Western. नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बीजापुर सल्तनत के बारे में। तो बीजापुर सल्तनत का बेसिकली था यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड था, 5 डेक्कन सल्तनत में से एक था, और इसका फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह 1490 में। कैपिटल उन्होंने बीजापुर बनाया, और एक कर्नाटका महाराष्ट्र का रूल पार्ट था। इंपॉर्टेंट रूलर्स में यूसुफ आदिल शाह 1490 से लेकर 1510 में फाउंडर थे बीजापुर सल्तनत के। डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बहमनी सल्तनत से अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किया। इब्राहिम आदिल शाह ने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया विजयनगर और रूलर्स के साथ, पैट्रोनाइज थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। फिर आदि अली आदिल शाह की फर्स्ट की बात करें तो प्लेट की रोल इन द बैटल ऑफ तालिकोटा में, काफी 1565 में जो युद्ध हुआ था, काफी इंपोर्टेंट रोल निभाया था। अलाइड विद अदर डेक्कन सल्तनत के साथ डिफीटेड विजयनगर एम्पायर। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड की बात करें तो मोस्ट फेमस रूलर था, इसको जाना जाता है जगत गुरु बादशाह के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस को काफी प्रैक्टिस किया था, पैटर्नेज थे, म्यूजिक के ऑथर थे, किताबी नवरस के लेखक भी थे, पेंटिंग और आर्किटेक्चर को उन्होंने काफी संरक्षित किया था। कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन पे जो कोर्ट लैंग्वेज था इनका पर्शियन था। स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और इनकरेज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को उन्होंने काफी इंकरेज किया था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर का बैकग्राउंड था 1336 में हरिहर एंड बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कैपिटल को हम्पी कर्नाटका में बनाया गया था। रूलर्स जो थे देवराय सेकेंड मोस्ट पावरफुल संगम रूलर्स थे, स्ट्रेंथन की कैवेलरी और आर्मी को काफी इन्होंने स्ट्रेंथन किया, और इंकरेज फॉरेन ट्रेडर्स को भी काफी इंकरेज किया था। कृष्ण देवराय की बात करें तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर थे, बिलोंग करते थे तुलव डायनेस्टी से। विक्ट्री ओवर द गजपति ऑफ रूलर्स और बीजापुर सल्तनत के अगेंस्ट इनका विक्ट्री रहा। अमुक्त मालदे जो तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने इसको लिखा था, एंड पैट्रोनेज अष्टदिग्गज 8 और स्कॉलर्स के पैट्रोनेज। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इनका था स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज मोनार्की था, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था, विलेज असेंबली जो प्ले करता था गवर्नेंस में, और अमर नायक सिस्टम था इनका, फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स इसके टाइम पे था। एग्रीकल्चर को सपोर्टेड बाय लार्ज इरिगेशन वर्क, फ्लरिश इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड। मेजर ट्रेड लिंक था इनका अरब के साथ, पुर्तगीज और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और आर्किटेक्चर में इनका था द्रविडियन मतलब टेम्पल्स बनवाया था। स्ट्रक्चर था इनका, विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, विटाला टेम्पल हो गया, और सन कैरियट ऑफ हम्पी। तो एक काफी कुछ इनका वक्त रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है कि in the first quarter of 7th century, in which of the following was where factories of the English East India Company located? मतलब कि 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री और फैक्ट्री निम्न कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, ब्रोच, फिर चिकाकोल और त्रिचुनापल्ली। सिलेक्ट करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका यहाँ पे ए ओनली, ब्रोच, ए ओनली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री इन बलोच इन 1616 में, विच फॉल्स विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो 17th सेंचुरी था उसमें ब्रोच में अपने फैक्ट्री 1616 में स्थापना किया था। फिर यहाँ पे चिकाकोल जो है, श्रीकाकुलम एंड त्रिचुरापल्ली were located where the English established factory later। बाद में उन्होंने क्या, not in the first quarter of 17th century, त्रिचुरापल्ली become first factory site in 1687 में, और चिकाकोल में began in the 18th century, mid 18th century में वहां शुरू किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सातवां कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो कंपनी स्थापित किया गया था,
सो उस समय इंडिया पर क्या जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसका क्या इंडिया पे पड़ा। ऑप्शंस आपके सामने। इंडियन क्राफ्ट्सवेयर रुined, भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए थे। मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, भारतीय कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनें लगाई गई। रेल लाइंस वेर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कई हिस्सों में रेलवे लाइन बिछाई गई। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। हेवी ड्यूटी वेयर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। ये चार ऑप्शन है, आपको बताने करेक्ट कौन सा है। सो करेक्ट है आपका वर्ष फर्स्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर प्रिंट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन में हुआ था, सो बेसिकली पॉलिसी डेजिग्नेट टू टर्न इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ, पहले मार्केट था, अब सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। तो इंडिया से रॉ मटेरियल्स जाता था वहां पर, ब्रिटिश मशीन के द्वारा वहां पर गुड्स तैयार किया जाता था। The influx of inexpensive mass-produced British textile combined with the high tariffs on Indian goods exported to Britain, तो इंडियन को जो गुड्स लगते थे ब्रिटेन को जो एक्सपोर्ट होते थे उस पर हाई हेवी टैरिफ लगाया गया, जिससे क्या हो गया कि इंडियन ट्रेडिशनल आर्टिसंस को काफी प्रॉब्लम्स हुई। A unequal trade and efficiency of machine production caused the widespread decline and ruin of Indian once thrive handicrafts, जो इंडिया के हस्तशिल्प उद्योग को उसको काफी मतलब बर्बादी कर दिया था। पर्टिकुलरली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको, एंड लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिसंस। सो ये फर्स्ट करेक्ट है। बी इनकरेक्ट है क्योंकि बिकॉज वाइड स्प्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ modern textile machinery in India did not occur significant during the first half of the 19th century. Traditional methods are largely continued during this period. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड इस पीरियड तक कंटिन्यूड थे। सी इनकरेक्ट है बिकॉज रेलवे लाइन्स वेर इवेंचुअली लेड, मेजर कंस्ट्रक्शन ओनली बिगन लेट इन द 1850 के टाइम पे रेलवे शुरू हुआ, आफ्टर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज द ब्रिटिश इम्पोज हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सो बहुत ज्यादा इन्होंने हैवी ड्यूटी लगाया इंडियन मैन्युफैक्चरर पर, नॉट ऑन देयर ऑन इम्पोर्ट्स टू इंडिया, लेकिन इंडिया में जो इम्पोर्ट्स होते हैं उस पे नहीं। विच ऑफर इंटर इंटर ड्यूटी फ्री और विद अ मिनिमल टैरिफ, अपने प्रोडक्ट्स को लोग ड्यूटी फ्री रखे थे या फिर मिनिमल टैरिफ उस पे लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ विच द विद रेफरेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताने हैं यहाँ पे। और औरंग क्या है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट्स, राज्य खजाने का प्रभारी होता था। बनियान इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। और मीरा सिदार ए डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट, तो राज्य को राजस्व भुगतान करता था। तो तीन की यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, कितने पेयर्स का करेक्ट है। सो बताइए आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे टू और थ्री, टू और थ्री करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि जो औरंग था, औरंग वाज अ पर्शियन टर्म यूज फॉर वेयर हाउस एंड मैन्युफैक्चर सेंटर के लिए इसका यूज किया जाता था, जहां पे जो गुड्स होते थे उसको जमा किया जाता था बिफोर सोल्ड, बेचने से पहले। इट वाज नॉट इन इंचार्ज ऑफ अ ट्रेजरी, ट्रेजरी का इंचार्ज नहीं होता, इसलिए फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होता है। सेकंड जो बनियान है, ठीक है, दिस टर्म्स रेफर टू द इंडियन एजेंट, ब्रोकर और मर्चेंट हु वर्कड फॉर द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए जो काम करते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर पेयर, इसलिए फर्स्ट मतलब सेकंड आपका करेक्ट है। सेकंड आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो। थर्ड भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मिरासीदार जो था इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पर्टिकुलरली इन द मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, मिरासीदार वाज द डेजिग्नेटेड लैंड ऑनर्स ऑफ, और विलेज हेड होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट के लिए। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही। नेक्स्ट है कि वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेस्ली एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बिकॉज, क्यों उसने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया था? रीजन क्या था? ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रादर लंदन टू डू सो, लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, वो भारत में प्राच्य विद्या में रुचि पुनर्जीवित करना चाहता था। ही वांटेड टू प्रोविंस विलियम
कैरी एंड हिज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट। वो विलियम कैरी उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, या ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। लॉर्ड वेलेस्ली जो था फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता में स्थापना किया था 18 अगस्त 1800 में, और इसका बेसिक जो पर्पस था टू ट्रेन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू लैंग्वेज, हिस्ट्री और कस्टम्स में उसको ट्रेन करना चाहता था। ही वॉज इंटेंडेड टू प्रिपेयर देम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ड्यूटीज में इन इंडिया में। वेलेस्ली बिलीव था कि एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इन इंग्लैंड सफिशिएंट नहीं है फॉर द कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी के हिसाब से। तो कॉलेज का एम था कि प्रोड्यूस वेल ट्रेन नॉलेजेबल एडमिनिस्ट्रेटर हु कुड इफेक्टिवली मैनेज द एक्सपैंडेड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर को इजिली वो एक्सपेंड करने में काफी मैनेज। लॉर्ड वेलेस्ली का सिग्निफिकेंट इवेंट्स बात करें यहाँ पे, तो सब्सिडी अलायंस, यहाँ से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सो लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस सब्सिडी अलायंस को, उसने लेकर आया था, इंट्रोड्यूस किया था, अलाउंग ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन। इंडिया रूलर्स रिक्वायर्ड द होस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स। ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप्स को उनको जरूरत थी, और अवॉइड फॉरेन अलायंस विदाउट ब्रिटिश कंसेंट के, वो विदेश से किसी के साथ वो अपना अलायंस नहीं कर सकते। उसके रिटर्न में ब्रिटिश उन्हें क्या करते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। निजाम ऑफ हैदराबाद का जो निजाम था उसने फर्स्ट साइन किया था। उसके बाद मैसूर, जयपुर, अवध और अदर्स लोगों ने साइन किया। फिर इसके इसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में। वेलेस्ली लेड ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू सुल्तान इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, जहां पे टीपू सुल्तान का हार हुआ था, और वहीं पर मारा भी गया था एट द सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम में। और यहाँ से जो उनका फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो खत्म हुआ, और ये स्टोरिंग द हिंदू वॉरियर डायनेस्टी इन मैसूर। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो वेलेस्ली ने एक्सप्लॉइट की मराठा कॉन्फ्लिक्ट्स को सेकेंड मराठा वार में, और ब्रिटिश ने कंट्रोल किया सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया पे। विक्ट्रीज ऑफ बैटल ऑफ एसले ऐसे फोर्स द मराठा टू एक्सेप्ट द ट्रीटी ऑफ बेसिन और सीमेंट की ब्रिटिश डोमिनेंस का यहाँ से शुरुआत हुआ। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 का, यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट था, टू कंट्रोल द पब्लिक इंटरेस्ट, so sorry, to control public sentiments, Wellesley introduced censorship of press act 1799 में। और इसके लिए क्या रिक्वायर प्रियर अप्रूवल फॉर पब्लिकेशन के लिए इससे अप्रूवल लेना होता था। लेटर एक्सटेंडिंग टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया में इसने एक्सटेंड किया। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड विलियम ने इसकी स्थापना कोलकाता में किया था। ठीक है, और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को इसमें इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर में ट्रेन करने के लिए 1806 में स्टेट कंपनी ने शिफ्टेड ट्रेनिंग टू द इसको हेलीबरी इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है कि which of the following group of plants, which of the following group of plants was domesticated in New World and introduced in the World War। ठीक है, ऑप्शंस आपके टोबैको, कोकोआ, रबर, टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, द कॉफी एंड शुगर केन, रबर, कॉफी एंड व्हीट। से चार ऑप्शंस बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर आपका है ए, टोबैको, कोको एंड रबर। टोबैको, कोको एंड रबर ऑल डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड क्रॉप, जिसको अमेरिका में होता था। बाद में इसको वर्ल्ड वर्ल्ड में, जैसे कि अफ्रीका और यूरोसिया में, इसको कोलम्बियन एक्सचेंज के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन वाज डोमेस्टिकेटेड इन बोथ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। कॉफी ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका एंड ओल्ड वर्ल्ड कंटिनेंट्स। सुगर कैन इज द नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल साउथ एशिया एंड मेलानेशिया पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड। और व्हीट जो डोमेस्टिकेटेड होता है फर्टाइल कैसेट डेलोस इन द वर्ल्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इट इंडेंट द चार्टर अधिनियम 78 के बारे में। इट इंडेंट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के छोड़ करके। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। इसने कंपनी के पास मौजूद भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। फिर थर्ड ऑप्शन था कि द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भारत का रेवेन्यू था, राजस्व का, उसको कंट्रोल किया जाता था। ऑप्शंस करेक्ट बताने हैं यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, फर्स्ट थर्ड है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पे ए एंड टू ओनली। ठीक है,
कि हम लोग डिटेल में देखते हैं चार्टर एक्ट 13 का जो प्रोविजंस था कि इंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली तो एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली इंडियन ट्रेड पे एक्सेप्ट लिबरेटिव टी ट्रेड और चाइनीज ट्रेड को छोड़ करके दिस प्रोविजन एनेबल ओवर ब्रिटिश मर्चेंट टू ट्रेड फ्रीली इंडिया ओपनिंग द इंडियन मार्केट टू ब्रॉडर ब्रिटिश कॉमर्शियल इंटरेस्ट एक्सटेंशन ऑफ कंपनी रूल तो एक्ट एक्सटेंड नहीं किया था फॉर अनदर 20 साल के लिए एक्सटेंड करने थे increase the regulatory control over the British Crown from the British Crown और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिटेन द अथॉरिटी टू अपॉइंट गवर्नर जनरल और कंपनी टॉप ऑफिसर्स इन इंडिया इंडिकेटिंग द शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रेटर गवर्नमेंट ओवरसीज फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन के तहत एक मैंडेट किया कि 1 लाख रुपए आपको सेट करना ईच ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन के लिए एवरी ईयर एफर्ट्स मेड टू प्रमोट एनकरेज लिटरेचर लर्निंग एंड साइंस अमंग द इंडियन नेटिव्स परमिशन फॉर मिशनरी एक्टिविटीज तो एक्ट ने ऑथराइज किया क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पर अपने एजुकेशन और रिलीजियस बिलीफ्स को एक्सप्रेस करना फैलाएंगे इंक्लूड किया था फॉलोइंग इंटेंस लॉबिंग बाय द इवेंजेलिकल ग्रुप इन ब्रिटेन एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ मिशनरी एक्टिविटी इन इंडिया डिफाइंड ब्रिटिश टेरिटरीज को द काउंसिल ऑफ मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता वे रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर regulation to British Parliament and for the first time British territories constitutional position in India was clearly defined. Separate accounts और expanded supervision में तो separate accounts required for the commercial transaction और territorial revenue के लिए board of controllers का power of supervision direction were expand significantly कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि the staple commodities of export by the staple commodity of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century were तो 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंगाल से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या क्या थी तो कॉटन ऑयल सीड्स ओपियम था शुगर सॉल्ट जिंक एंड लेड था कॉपर सिल्वर गोल्ड स्पाइसेस और टी था कॉटन सिल्क सॉल्ट पेपर और सॉल्ट पेपर एंड ओपियम था बताइए क्या क्या चीजों को बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका डी ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राइमरी एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल से शुरू किया मिड सेंचुरी में कॉटन सिल्क पेपर और ओपियम का एक्सपोर्ट हुआ एट टाइम इंडिया रिनोड फॉर द हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स भी यहाँ पे बनना शुरू हुआ था स्पेशली मुस्लिम क्लॉथ फ्रॉम ढाका और जो उसका काफी यूरोप में काफी हाई डिमांड था इस क्लॉथ का सल्फेट्री जो पोटेशियम नाइट्रेट था क्रोसिव प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता था और ओपियम जो था सिग्निफिकेंट पार्टिकुलर फॉर ट्रेड विद चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड वेलेस्ली दूसरों के सहायक संधि की प्रणाली पर लागू नहीं होता है टू मेंटेन द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द अदर्स एक्सपेंस दूसरे खर्चे पर बड़ी बड़ी स्थायी सेना बनाना टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम द नेपो लियोनेटिक आपका नेपोलियन डेंजर भारत के नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना टू सिक्योर द फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी कंपनी के निश्चित आय सुरक्षित करना टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पारामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट्स भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सार्वभौमता स्थापित करना बताइए आंसर क्या है सो आंसर है यहाँ पर सी इसमें से आपको बताना है करेक्ट मतलब कौन सा अप्लाई नहीं करना करेक्ट कौन सा नहीं तो टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम ऑफ द कंपनी So, the subsidy system of subsidy alliance requires Indian rulers to accept a permanent um, system of subsidy alliance required था Indian rulers to accept the permanent British military presence in India territory में होता था उसके बदले में पे सब्सिडी फॉर इस मेंटेनेंस के लिए उनको देना होता था इफ दे फेल टू पे यदि एक मतलब पे करने में फेल होते हैं तो सो दे हैड टू सीट पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी तो उनका पार्ट जो टेरिटरी का पार्ट था उनको कैप्चर कर लिया जाता था प्राइमरी एम सीक्वेंस ऑफ दिस पॉलिसी क्या था टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी आर द इंडियन स्टेट्स एक्सपेंसेस और डायरेक्ट फीचर ऑफ द अलायंस का था टू काउंटर द नेपोलियन का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया में उसको काउंटर करने के लिए और फ्रेंच पावर को एलिमिनेट करने के लिए और ब्रिटिश डोमिनेंस एंड पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना था ओवर द इंडियन स्टेट्स एंड इफेक्टिव रिड्यूसिंग देम टू अ स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी को खत्म करना था तो ये जो आपके ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर
ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके, हो सकता है यहाँ से दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वेर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो कौन कौन इसमें है कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इंडिया में शामिल हुआ था उसमें ब्रिटिश शासन के दौरान, कौन कौन जुड़े थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मोटो। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पर सी, टू और थर्ड, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मोटो इसमें से जुड़े हुए थे। रेतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय मोटो ग्रांटेड लैंड ओनरशिप और टू राइट एंड इनेबल डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन मैंने इन साउथर्न इंडिया। तो डिटेल में देखते हैं अभी इसके बारे में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ब्रिटिश इंडिया में क्या गया था। सो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे पायनियर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम बात करें, थॉमस मोटो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, जिसको सेट किया था 1792 में टू एडमिनिस्टर न्यूली एक्वायर्ड बारामहल रीजन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी को एक्वायर किया था इसने, और डिवाइस्ड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द विलेजेस, determine the amount that each villages have required to pay. When Windrow became governor of the Madras Presidency in 1920, he established the रेतवाड़ी सिस्टम को स्थापित किया। रेतवाड़ी सिस्टम के फीचर्स की बात करें यहाँ पर, ऑनरशिप जो राइट था वो अंडर द रेतवाड़ी सिस्टम लैंड ओनरशिप ऑक्यूपेंसी राइट्स वे ग्रांटेड डायरेक्टली टू द रायट्स, जो कल्टीवेटर्स थे उनको ये अधिकार दिया गया, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दे कुड होल्ड, or they had the freedom to sublet, transfer or sell their lands as they wished। इनको ही अधिकार दिया गया। डायरेक्ट टैक्सेशन, द राइट्स वर रिस्पॉन्सिबल पेइंग टैक्सेस डायरेक्टली टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट पे करते थे, और उसका जो टैक्स का रेंज होता था 45% से 55% एस्टिमेटेड लैंड प्रोडक्शन का होता था। वेरिएबल रेवेन्यू का था, जो रेवेन्यू डिमांड नॉट फिक्स था, कुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल एग्रीकल्चर आउटपुट पे वो देना होता था, अलाउइंग हायर टैक्सेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन। नॉन परमानेंट सेटलमेंट, अनलाइक द परमानेंट सेटलमेंट रेतवाड़ी सिस्टम जो नॉट फिक्स था, इट वाज सब्जेक्ट टू पीरियडिक रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन होता था, अलाउइंग गवर्नमेंट टू रीअसेस और मॉडिफाई द रेवेन्यू डिमांड ओवर द टाइम कर सकता था। कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट, वाइल राइट्स were theoretically free of choice which land to cultivate. In practice, they were often compelled to farm when they are unwilling to or unable to। बैरन लैंड कल्टीवेशन में क्या था, परमिट किया था यहाँ, परमिटेड कल्टीवेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल बैरन लैंड, जो बंजर भूमि, एंड विद द स्टिपुलेशन ऑफ एनी रेवेन्यू जनरेटेड वुड बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट। आपको सेट करना। लैंड confiscation, if the right fail to pay the required revenue, यदि पे करने में फेल होता है तो अथॉरिटी could confiscate their land, उसके लैंड को confiscate कर सकता है। परमानेंट सेटलमेंट बात करें यहाँ पर, सो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ, लागू हुआ था, और इसको बेसिकली किया गया था कि इन बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और प्लेड बाय द प्लान, इसको प्लान किया गया था जॉन सोर के द्वारा। इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास और डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में इसको लागू किया। फीचर्स था कि जो जमींदार होते थे अर्लियर ओनली टैक्स कलेक्टर्स होते विदाउट एनी प्रिडेटरी राइट्स 1793 तक, नाउ वेर नाउ मेड द ऑनर ऑफ द लैंड, उनको लैंड का ऑनर बना दिया गया। जो ऑनरशिप था वो हेरिडिटरी था until they paid the taxes on time, और in case of failure उनके यदि पैसे पे नहीं कर पाए तो उनके लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था, और वहीं से जो ओनरशिप था वो ट्रांसफर कर दिया जाता था। स्टेट वाज टू रिसीव 10/11 ऑफ द रेंट जमींदार रिसीव फ्रॉम द पीजेंट्री, द ठीक है, जो 11 का 10वां भाग अपना ये जो एस्टेट थे वो ले लेते थे, और 1/11 जो भाग था वो जमींदार अपने पास रखते थे। ठीक है, जमींदार अपने पास रखते थे। हाउएवर द अमाउंट दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टू लैंड रेवेन्यू वर मेड परमानेंट। एनी इंक्रीज इन रेंट, कोई भी इंक्रीज यदि रेंट में हो तो टू बी केप्ट बाय द जमींदार देमसेल्व्स, स्टेट वुड नॉट पुट देम एनी अदर डिमांड्स। In order to secure the maximum amount, the initial revenue fixation was made arbitrary without consulting जमींदार्स। नेक्स्ट था कि रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में जो आया था। ठीक है,
रेतवाड़ी सिस्टम 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा एंड थॉमस मूर पार्ट ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसका फीचर था कि रेतवाड़ी सिस्टम परमानेंट नहीं था। 20-30 साल के बाद when the revenue demand increased, it was periodically रिवाइज किया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम ईच राइट इंडिविजुअली से लिया जाता था। और अनलाइक द परमानेंट सेटल, रेतवाड़ी सिस्टम रिकॉग्नाइज पीजेंट्स एज अ ऑनर ऑफ द लैंड। जो किसान था जो उसको लैंड का ऑनर बनाया जाता था। देयर वाज नो पीजेंट ओनरशिप सिस्टम टू द prior to the रेतवाड़ी सेटलमेंट। 15वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ठीक है। सो with reference to the Portuguese in India, consider the following statements. Francisco de Almeida introduced the blue water policy, a charter system with the aim of establishing Portuguese naval supremacy in Indian Ocean। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने की उद्देश्य से ब्लू वाटर जो कार्टज जो नीति थी उसको अपनाया था। Alfonso de Albuquerque shifted Portuguese policy from mere naval dominance to territorial control and captured Goa from the Sultan of बीजापुर इन 1510। और अल्फांसो de Albuquerque जो था abolish sati, encouraged marriage between the Portuguese and men and local women and made Goa to the capital of Portuguese India। तो तीन स्टेटमेंट्स में बताना है कि करेक्ट कौन सा है, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द गुजरात सल्तनत, ठीक है। गुजरात सल्तनत से रिलेटेड है यहाँ पे। अहमद शाह फर्स्ट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत इन 1411 and founded the city of Ahmedabad, shifting from the capital from पाटन अहिलवाड़ा। तो अहमद शाह ने 1411 में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता घोषणा की और अहमदाबाद नगर की स्थापना की। राजधानी को पाटल अहिलवाड़ से अहमदाबाद स्थानांतरित किया। सेकेंड है मोहम्मद बेगड़ा earned the title of Begda after the conquering Ginnar and Champanet forts. His reign is regarded as the golden age of the गुजरात सल्तनत। मोहम्मद बेगड़ा ने गिरनार और चंपानेर किलों पर विजय प्राप्त कर बेगड़ा की उपाधि अर्जित की और उसको जो टाइम था उसको स्वर्ण माना जाता था। बहादुर शाह सक्सेसफुली रेसिस्टेड मुगल एक्सपेंशन विदाउट सीकिंग फॉरेन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन गुजरात इंडिपेंडेंस। बहादुर शाह ने बिना किसी विदेशी सहायता के मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध किया और गुजरात की स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया। यहाँ पे बताना है करेक्ट कौन सा है, बताइए। सो करेक्ट आपका यहाँ फर्स्ट और सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड है। फर्स्ट क्यों है, क्यों आपका फाउंडेड था Ahmad Shah founded the Gujarat Sultanate in 1411, declared independence from Delhi, founded the Ahmedabad and shifted the capital here। सेकेंड है कि मोहम्मद बेगड़ा ने कंकड़ गिरनार और चंपानेर को किया था। बेगड़ा उपाधि धारण किया था और उसको गोल्डन एज ऑफ गुजरात कहा जाता था। थर्ड है कि बहादुर शाह सॉट पुर्तगीज हेल्प अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि विदाउट सीकिंग फॉरेन ट्रेड फॉरेन सपोर्ट, तो यहाँ पे फॉरेन सपोर्ट इसने पुर्तगीज का लिया था, ठीक है, और अगेंस्ट द मुगल और दीव को उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द गजपति डायनेस्टी बीजापुर सल्तनत विजयनगर एम्पायर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो Gajapati dynasty emerged after the declining of the Eastern Ganga dynasty and had its capital at Cuttack and founded the Kapilendra। They have expanded their empire from the Ganga rivers to the Kaveri rivers। Second, Bijapur Sultanate was founded by Yusuf Adil Shah in 1490 after declaring independence from Bahmani Sultanate, and Adil Shah played a key role in the Battle of Talikota 1565। Krishna Dev of the Vijayanagar Empire belonged to the Sangama dynasty and defeated by the combined forces of Deccan Sultanate and battle of एट द बैटल ऑफ तालिकोटा। तो यहाँ पे हमने तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑलरेडी हमने पहले सारे पॉइंट से डिस्कस किए हुए हैं, तो आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है यहाँ पे ए। फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। फर्स्ट सेकंड सही है। थर्ड क्या, क्योंकि कृष्णलाल देवराय जो बिलोंग दुर्लभ डायनासिटी से बिलोंग करते थे और तालिकोटा का बैटल ऑफ तालिकोटा आफ्टर रेज नॉट ड्यूरिंग इट, ठीक है। सो यहाँ पे कृष्णदेवराय का यहाँ पे संगम डायनेस्टी दिया, तो संगम डायनेस्टी ने होकर के फिर डायनेस्टी उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रैयतवाड़ी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम लैंड ओनर्स राइट हैव द ग्रांटेड द राइट टू द राइट्स एंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इंडिविजुअली फ्रॉम द
periodic revisions of assessment, permanent settlement, fixed land revenue permanently made Jamindar hereditary owners of the land and allowed them to retain an increase in the rent collected from the peasant. Third, the Ratwari system introduced in Bengal and India in 1793 by Lord Cornwallis and based on the permanent and unchangeable revenue demands. हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आपको करेक्ट तीनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या होगा आंसर। करेक्ट है आपका ए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड आपका इनकरेक्ट है, क्यों? रत्तेवाड़ी से इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1820 में। यहाँ पर ऑप्शन में आपका बंगाल और बिहार दिया हुआ है, ठीक है, बाई अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मोडो, नॉट इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। तो आपका ये थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड करेक्ट। सो एक कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्लस यूपीएससी रणजीत थीम्स और माइक्रो थीम्स पे क्वेश्चन पूछा है, उनसे भी क्वेश्चन हमने तैयार किया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और चाहते हैं कि ऐसा ही कंटिन्यू हम ऑल टॉपिक्स पर वीडियो लेके आए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।